तो आज का जो हमारा प्रमेय है वह 6.3 है और इस प्रमेय में क्या कहा जा रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण अगर बराबर हो तो उनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, समानुपाती होंगी और इसलिए ये त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। ठीक है। हालांकि समरूप के विषय में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, समरूप और सर्वांग समता के विषय में, तो अब हम डिटेल्स में इसे सत्यापित करेंगे कि अगर दो त्रिभुजों के अगर संगत कोण अगर समान हो, ठीक है, संगत कोण अगर बराबर हो तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो आपस में समानुपाती होंगी और ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग त्रिभुज की सर्वांग समता के विषय में बात कर लेते हैं। ठीक है। त्रिभुजों की सर्वांग समता। ठीक है। त्रिभुजों की सर्वांग समता के विषय में बात कर लेते हैं। तो दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो इसके लिए हम लोगों के पास कुछ सिद्धांत है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा। एक तो एस 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 अभिगृहित है, दूसरा है एस ए एस, तीसरा है ए एस ए और चौथा है आर एच एस। तो इसे संक्षेप में हम लोग चर्चा करते हैं ताकि यह जो थ्योरम हम लोग सॉल्व करेंगे इस थ्योरम के सॉल्व करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। ठीक है। तो एस 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 का अर्थ क्या हुआ कि दो त्रिभुज, ठीक है, दो त्रिभुज इस प्रकार से हो, दो त्रिभुज इस प्रकार से हो, दो त्रिभुज इस प्रकार से हो कि एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, ठीक है, ये एस का मतलब क्या हुआ, एस का मतलब हुआ साइड, साइड का मतलब भुजा, और ए जो देख रहे हैं ए का अर्थ क्या हुआ, एंगल। ठीक है। ठीक है। एस ए ये आप समझ ले। उसके बाद आर एच एस के विषय में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एस 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 के विषय में बात कर लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार है कि एक त्रिभुज की जो सभी भुजा हैं, जैसे कि हम यूँ कहें कि ए बी के बराबर अगर डी ई है, ठीक है, बी सी के बराबर अगर ई एफ है, ठीक है, ए सी के बराबर डी एफ है, अगर इस प्रकार से है यानी कि तीनों की भुजाएं अगर आपस में समान हो तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि किसी एक त्रिभुज की सभी भुजाएं एक अन्य त्रिभुज के सभी भुजाओं के अगर समान हो जाए तो ये आपस में सर्वांगसम होंगे। ठीक है। तो अब मेरा कहना ये है कि ए बी के बराबर अगर डी ई, ठीक है, ए बी के बराबर हमने डी ई लिखा, बी सी के बराबर हमने ई एफ लिखा और ए सी के बराबर हमने डी एफ लिखा। ठीक है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ए बी के बराबर हम डी एफ कर दें, ठीक है, और बी सी के बराबर अगर हम डी ई कर दें और ए सी के बराबर अगर ई एफ कर दें? तो ऐसे भी हो सकता है, बशर्ते ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये बदल जाएगा। ठीक है। तो किस प्रकार से बदलेगा वो भी हम लोग इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हम मान ले, जैसा कि दिया गया था दो त्रिभुज है, तो अब क्या है कि इसका नाम हम दे देते हैं अब मान लिया कि ए बी जो है ई एफ के बराबर है। ठीक है। ए बी किसके बराबर है, ई एफ के बराबर हो। ठीक है। और ए सी जो है वह डी ई के बराबर हो। ए सी किसके बराबर हो, ए सी बराबर अगर डी ई हो, और बी सी जो है बी सी वह डी एफ के बराबर हो, बी सी डी एफ के बराबर हो। बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। जब आप ज्यामिति का हल करते हैं, इसका न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, तो बनाने में आपको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है तो यही होती है। ठीक है। आप यहाँ इग्नोर कर देते हैं। आपको हमेशा सिखाया जाता है कि जैसा कि हमने यहाँ बताया कि ए बी के बराबर डी ई, बी सी के बराबर ई एफ समान रूप से मतलब दिखाया जाता है, और यह बातें जो बताई ही नहीं जाती है किसी भी टीचर के द्वारा कि अगर ये क्रम अगर उल्टा हो जाए, ठीक है, ये जो है ए बी जो है ई एफ के, अगर ये क्रम बार ढंग से ना हो करके
ये इस प्रकार से हो जाए, तो क्या इस प्रकार से भी त्रिभुज सर्वांगसम होंगी? अगर होंगी तो उसे हम किस प्रकार से लिखेंगे? ठीक है, और ऐसा नहीं बताने की वजह से क्या होता है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये होगा सर्वांगसम या नहीं होगा। अगर होगा भी तो किस प्रकार से होगा? ठीक है, तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं, ये ज्यामितीय रूप से प्रमाणित भी है कि अगर किसी भी क्रम में हो, बशर्ते ये होना चाहिए कि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज के सभी भुजाएं के माने किसी भी प्रकार से वो समान हो जाए, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, अब चूंकि लिखना है कि हम जो है इसे किस प्रकार लिखेंगे, त्रिभुज ABC जो होगा, त्रिभुज ABC वो किसके सर्वांगसम होगा, ये हमें लिखना है। तो किसके सर्वांगसम होगा? तो हम क्रमागत ढंग से नहीं लिख सकते हैं DEF। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ए के संगत खोजना होगा, B के संगत खोजना होगा और C के संगत खोजना होगा। ठीक है, तो हम ABC के संगत किस प्रकार से खोजेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो आप देखें AB, ठीक है, AB इस भुजा के बारे में बात हो रही है, तो आप जरा देखें AB जो भुजा है वह किस कोण के सामने है? तो C के सामने है। ठीक है, AB जो है वो किस कोण के सामने है? C के सामने है। तो आप एक जगह ऐसा लिखें C। ठीक है, इसी प्रकार से AB के बराबर इसमें जो आप AB है, AB जो देख रहे हैं AB के बराबर उधर क्या है? उधर EF है। ठीक है, और EF जो है इसके सामने का कोण कौन सा है? तो D है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि C जो है वो किसके संगत होगा? C के संगत D होगा। संगत कोण जो है, संगत कोण लिखने के लिए हम इस प्रकार से लिखते हैं संगत कोण, तो C के संगत क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जरा सोचें AC के संगत। ठीक है, AC के संगत, AC जो है इसके सामने का कोण कौन सा है? B। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? B। और उस त्रिभुज में यानी त्रिभुज DEF में B के संगत कोण कौन सा होगा? तो आप जरा सोचें कि AC के संगत उधर कौन सा है? तो DE है। ठीक है, AC के बराबर यहाँ आप देखें AC के बराबर क्या है? DE है। तो AC किसके सामने था? B के सामने। तो उसी प्रकार से DE के सामने क्या है? F है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? B के संगत क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। ठीक, और जो बाकी बच गया, अब बाकी क्या बचा इसमें? आप देख रहे हैं बाकी जो बचा वो A बचा, तो A के संगत D की चर्चा हो गई, F की चर्चा हो गई। उसी प्रकार से जब आप देखेंगे तो E जो है वह इसके संगत, A के संगत कौन सा होगा? तो E होगा। तो जब हमें लिखना पड़े कि ABC के सर्वांगसम क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे? तो A के संगत क्या लिखा जाएगा? E। तो यहाँ पर पहले E लिखा जाएगा। इसी प्रकार से B के संगत क्या लिखा जाएगा? F। ठीक है, EF। और C के संगत क्या लिखा जाएगा? D। तो ऐसा नहीं कि त्रिभुज ABC के सर्वांगसम त्रिभुज DEF लिखना जो है वो गलत होगा। क्या लिखा जाएगा? त्रिभुज ABC के सर्वांगसम त्रिभुज क्या होंगे? EFD होंगे। ठीक है, ये सही होगा, क्योंकि हमने संगत को जो है संगत की तुलना की। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या दोस्तों आपने क्या समझा कि S अभिगृहित से किसी भी क्रम में दो त्रिभुज के अगर भुजाएं अगर आपस में समान हो तो वे आपस में सर्वांगसम होती है। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे अभिगृहित के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा अभिगृहित क्या है? दूसरा अभिगृहित है हम लोगों के पास SAS। ठीक है, SAS इसे देख लेते हैं। तो SAS करने के लिए हम फिर से एक निर्माण करते हैं, एक त्रिभुज की रचना करते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये देखें, अब इसमें क्या है, इसका नामकरण कर लेते हैं। और हम चर्चा किसकी बात कर रहे हैं? SAS की बात कर रहे हैं। ठीक है, SAS की बात कर रहे हैं, यानी कि दो भुजाएं और एक कोण। ठीक है, ये S का मतलब साइड्स का मतलब भुजा, S का मतलब भुजा, और A का मतलब क्या हुआ? कोण। ये ध्यान रहे। चलिए, अब ऐसा हो, यदि ऐसा हो, यदि AB के बराबर मान लेते हैं, AB के बराबर, इस AB के बराबर अगर DE हो। ठीक है, AB के बराबर अगर DE हो और AC के बराबर अगर DF हो। ध्यान से देखते रहिएगा,
इस भुजा के बराबर ये हो, ठीक है। एवं ये जो बीच का कोण है इसका नाम दे तो कोण BAC के बराबर अगर कोण EDF हो, ठीक है, इस प्रकार हो तो क्या कहेंगे, तो त्रिभुज ABC के सर्वांगसम त्रिभुज DEF। अब बच्चों हमने यहाँ पर सीधे सीधे ABC के सर्वांगसम त्रिभुज DEF लिख दिया। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एकदम इसी क्रम में है, ठीक है, तो हमने ऐसा लिख दिया। लेकिन क्या जरा सोचे कि अगर ये जो शर्त है यह बदल जाए, अगर ये बदल जाए तो क्या हम इसी प्रकार से सीधे लिख सकते हैं? नहीं, फिर आपको संगत ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप जरा यहाँ इसी प्रश्न में देखें, अगर संगत ढूंढने के लिए इसी प्रश्न में देख ले और फिर मैं उदाहरण के साथ भी बतलाऊंगा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो कि हम उदाहरण ले ही लेते हैं, ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक सेकेंड, मान लेते हैं कि AB के बराबर जो है वो ये चीज़ें बदल जाए, ठीक है, ये चीज़ें जो है वो बदल जाए। ये चीज़ें बदल जाए, ठीक है। अब क्या हो जाए कि AB जो है, ठीक है, AB जो भुजा है यह AB इस EF के बराबर हो जाए, EF के बराबर हो जाए, और यह जो AC है, ये जो आप देख रहे हैं AC, ये जो भुजा है यह इस भुजा के बराबर हो जाए, मान के चलिए। यानी कि AC जो है वो किसके बराबर हो जाए? DE के बराबर हो जाए, ठीक है। और कोण जो है, अब देखिए, अब मैं ये कहूँ कि कोई भी कोण कहने से काम नहीं चलेगा, कोई भी कोण कहने से काम नहीं चलेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन से कोण की बात हो रही है। अब देखिए AB और AC को अंतरित करने वाला कोण कौन सा है? A है। जरा फिर से बात करें, AB और AC दोनों के बीच का कोण कौन सा है? ये है, A है। तो इस A की बात हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ जो दोनों है EF और DE को अंतरित करने वाला कोण कौन सा है? तो ये E है, ठीक है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हो तो सर्वांगसम नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ बात हो रही है कि दो भुजाओं और उसके बीच अंतरित करने वाला कोण अगर बराबर हो। ये 9th क्लास का थ्योरम है, आप जरूर जा करके देखें, ठीक है, ये इस थ्योरम को तब जाकर, चूँकि मैं यहाँ इसका परिचय दे रहा हूँ तो मैं पूरा डिटेल्स में इसे सत्यापित तो करूँगा नहीं, ठीक है, बस एक परिचय मात्र है जो बता देते हैं ताकि इस थ्योरम को समझने में आपको सहूलियत हो, ठीक है। तो AB यहाँ पर क्या देखें, AB और AC को अंतरित करने वाला कोण A है, तो इस A की बात हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से EF और DE इसको अंतरित करने वाला कोण कौन सा E है? तो यानी कि क्या लिखा जाएगा? DEF। ये दोनों अगर बराबर हो तो क्या ये जो लिखा गया क्रम है ये इसी प्रकार का रहेगा? क्या जो लिखा गया ऐसा नहीं रहेगा, फिर ये परिवर्तन हो जाएगा। फिर हमको ढूंढना पड़ेगा कि A के संगत कौन सा है। तो A के संगत कौन सा है? यहाँ पर तो इस कोण के बराबर ये कोण है, ठीक है। तो एक तो बात तय हो गया कि कोण A जो है, कोण A के संगत सीधे तौर पर E हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब B के संगत हमको ढूंढना है। देखिए B के संगत इस त्रिभुज में अगर हम ले रहे हैं इस B को ले रहे हैं तो उस त्रिभुज में क्या होगा? तो देखिए B जो है किसके सामने है? तो AC के सामने है, और AC के बराबर उधर क्या है? D है, और इसके सामने का कोण कौन सा है? F है। तो सीधे क्या हो गया? B के संगत क्या हो गया? F हो गया, ठीक है। और C के संगत हमको ढूंढना है तो C के संगत भी ढूंढ सकते हैं। तब देखिए C जो है वो किसके सामने है? AB के सामने है, और AB के बराबर उधर क्या है? तो EF है, और इसके सामने कौन सा है? D है, ठीक है। तो इसके संगत क्या हो गया? D हो गया। तो आप समझे? तो हम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ABC के त्रिभुज ABC इसके सर्वांगसम त्रिभुज क्या लिखा जाएगा? अब जरा सोचे कि A के संगत क्या है? E, तो E लिखेंगे। B के संगत F है तो F लिखेंगे, और C के संगत D है तो D लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप क्या समझे?
हम सीधे सीधे ABC के सर्वांग त्रिभुज DEF नहीं लिखेंगे, बल्कि उसका एक क्रम होगा, प्रॉपर क्रम होगा, और जो लिखा जाएगा वो संगत कोण के अनुसार लिखा जाएगा। और संगत किस प्रकार से हम चुनेंगे तो हमने ये भी आपको बता दिया, ठीक है। तो अब ये SAS हो गया। अब हम लोग अगले अभिगृहित में चलते हैं जो कि है ASA, ठीक है, ASA। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है इसका एक क्रम है। A का मतलब है कि कोण इधर भी हो, ठीक है, और कोण इधर भी हो, और दोनों कोण को जो मिला रहा है वह भुजा बराबर होनी चाहिए, वो भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी दो कोण और कोई भी एक भुजा, ऐसी बात नहीं है। जो दो त्रिभुज में जैसा कि हम यहाँ पर समझाते हैं आपको। अब देखिए ये एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज आप देखें, ठीक है, दोनों में एक तारतम्यता होनी चाहिए। अब जैसे कि ABC और DEF हमने दिया, DEF दिया। अब मान लेते हैं कि दिया है। अब देखिए दो कोण दिया है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोण B जो है कोण E के बराबर हो, ठीक है, यानी कि कोण ABC के बराबर कोण DEF ऐसा दिया हो, ठीक है। एवं एक और कोण C जो है F के बराबर हो, कोण ACB के बराबर कोण DFE, अगर ये बराबर हो। और ज़रा सोचे कि यहाँ पर जिन कोणों की बात हो रही है, जैसे कि यहाँ पर BC की बात हुई, कोण B और कोण C की बात हुई, ठीक है, तो कोण B और कोण C को जोड़ने वाली जो भुजा है वो कौन सी है? BC है। तो BC के बराबर ही EF होना चाहिए, तभी जाके सर्वांग सम होगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज, इसलिए क्या लिखा जाएगा? इसलिए त्रिभुज ABC इसके सर्वांग सम क्या हो जाएगा? त्रिभुज। अब देखिए, अब हमें तो B के संगत E मिला और C के संगत F मिला, तो निश्चित है कि A के संगत D होगा। यहाँ तो उसी क्रम में लिखा गया है, चित्रानुसार उसी क्रम में लिखा गया है, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी चित्रानुसार उसी क्रम में लिखा गया है, तो DEF लिखने में कोई किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ तो सीधे लिख देंगे DEF, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर ऐसा हो कि ABC और DEF, ठीक है, दो त्रिभुज इस प्रकार हो कि दिया गया हो कि कोण A के बराबर कोण, देखिए शॉर्टकट में हम माने इस प्रकार से हम कोण BAC को हम सीधे कोण A भी लिख सकते हैं। ये तो 9th क्लास में आपको पता भी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसके लिए आप चिंता न करें। तो कोण A इस प्रकार से मान लेते हैं, कोण A के बराबर कोण D है, ठीक है। उसी प्रकार से कोण C के बराबर अगर हम कहें कि कोण E है, और अगर दिया हो कि AB के बराबर अगर DE दिया हो, तो क्या ये सर्वांगसम होगा? पहले तो सवाल यही है, क्या ये सर्वांगसम हो पाएगा? तो सर्वांगसम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप जरा देखें कि कोण A और कोण C को जोड़ने वाली जो भुजा है वो तो AC है, और इसी प्रकार से यहाँ जो दिया जा रहा है D और E, D और E को जोड़ने वाली जो भुजा है वो D है। हालांकि यहाँ तो D दिया गया है, लेकिन यहाँ AC न दे करके AB दिया गया है। तो पहली बात क्या है, ये आपस में सर्वांगसम नहीं होंगे, ये दोनों आपस में सर्वांगसम नहीं होंगे, ठीक है। तो आखिर क्या दिया रहेगा तो हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम हो, ठीक है। तो इसे समझें, क्या दिया रहेगा तो हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम हो। तो ये कह सकते हैं कि अगर AC के बराबर अगर DE दिया हो तो ये आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि A और C, कोण A और कोण C की बात की जा रही है, तो इसको अंतरित करने वाली जो भुजा है वो AC है, ठीक है। और यहाँ भी कुछ इसी प्रकार से है D, ठीक है। और ये जो E है, D और E, इसको जोड़ने वाली जो भुजा है वो क्या है? वो DE है। तो इस प्रकार से जब आ जाए तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। और सर्वांगसम भी किस प्रकार से होंगी? त्रिभुज ABC जो है वो किसके सर्वांगसम हो जाएंगी? तो आप जरा देखें, A के संगत क्या है? A के संगत देखें, इसमें A के संगत D है, ठीक है, तो यहाँ पर D लिखा जाएगा, ठीक है। और B के संगत क्या है? जब C के संगत E है, जब C के संगत यहाँ पर E दिया हुआ है, तो निश्चित ही कोण B के संगत क्या होगा? B के संगत होगा F, और C के संगत क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। तो
तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। और ये क्रम जो आप देख रहे हैं इसे सावधानीपूर्वक लिखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमने 3 अभिगृहित की चर्चा कर ली और एक और अभिगृहित है जो समकोण त्रिभुज में है, जैसा कि हमने लिखा था RHS। ठीक है, RHS इसका पूरा नाम होता है समकोण कर्ण भुजा। ठीक है, जैसा कि आप देखें R का मतलब हुआ राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेनियस और S का मतलब साइड, किसी भी प्रकार की कोई भी भुजा। ठीक है, तो चलिए हम 2 समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। ठीक है, 2 समकोण त्रिभुज की रचना करें। एक और, तो ये देखें, इसका नामकरण भी कर देते हैं। तो पहले से दिया गया है कि दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हाँ, ये जो अभिगृहित जो आप देख रहे हैं, ये जो अभिगृहित है वो केवल समकोण त्रिभुज में ही लगेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हो, ठीक है, ऐसा हो कि दो समकोण त्रिभुज, ये केवल बस 2 समकोण त्रिभुज के सर्वांग समता की बात करती है, तो याद रखना 2 समकोण हो तो पहले से यहाँ पर तो ठीक है, इस प्रकार से है। और दूसरी बात क्या दी गई हो कि कर्ण जो है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, कर्ण क्या होनी चाहिए, तो समान होनी चाहिए, कर्ण समान हो। और कोई भी एक भुजा बराबर हो जाए, कोई एक भुजा जो है वो क्या हो जाए, समान हो जाए, बस, और कुछ बात नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे कि त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ तो दिया है, स्पष्ट है कि कोण B बराबर कोण E बराबर समकोण 90 डिग्री। ठीक है, और एक दिया गया हो कि AC जो है वो किसके बराबर हो, DF के बराबर हो, और ये क्या दिया है, कर्ण है। ठीक है, तो 2 बातें जो है, ये 2 बातें दी गई हो। और तीसरी बातें क्या दी गई हो, तीसरी बात हो कि AB के बराबर DE दिया गया हो, या ठीक है, या AB के बराबर EF दिया गया हो, किसी भी प्रकार से कोई एक भुजा। ठीक है, या ये भी हम लिख सकते हैं कि BC के बराबर DE या BC के बराबर EF, ये भी हम लिख सकते हैं। तो लेकिन हाँ, ये लिखने से फिर क्या होगा, ये लिखने से फिर आपका जो है वो नाम जब लिखेंगे तो वो क्रम बदल जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर जो लिखा था, अगर ये हो, ठीक है, ये हो तो क्या लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा त्रिभुज ABC के सर्वांगसम क्या हो जाएगा, त्रिभुज। अब देखिए कहा क्या जा रहा है कि AB के बराबर अगर D हो, और ये तो पहले से बराबर दिया है, तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों में एक तरह से एक लग रहा है कि हाँ समान रूप से लिया गया है। जब समान रूप से लिया गया है तो हम सीधे तौर पर लिख सकते हैं त्रिभुज ABC के सर्वांगसम त्रिभुज DEF, ये लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर ये दिया गया हो तो फिर क्या होगा, तो फिर मामला बदल जाएगा। तो फिर आपको जो है क्या करेंगे, हाँ, तो क्या होगा, यहाँ पर जो दिया गया है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है, AB के बराबर EF, तो AB जो है वो किसके बराबर है, EF के बराबर है। तो फिर आपको ये समझना होगा कि कौन किससे संगत है। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC, हाँ, ABC के सर्वांगसम क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए B के संगत हम हर हाल में क्या देख रहे हैं, B के संगत जो है, B के संगत E तो हर हाल में है। ठीक है, और यहाँ जो दिया है AB के बराबर क्या दिया है, EF दिया है। तो देखिए AB जो है, AB के सामने कौन सा है, C। ठीक है, और AB के बराबर ही उधर क्या दिया है, AB के बराबर दिया है आपका EF, यानी कि ये दिया है, और EF किसके सामने है, D। तो C के संगत क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, C के संगत हो जाएगा D। ठीक है, और B के संगत तो हमेशा से E है, तो ये हो जाएगा। तो बाकी क्या बचा, बाकी A बचा, तो A के संगत क्या हो जाएगा, उसमें क्या बचा, F। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC के सर्वांगसम त्रिभुज FED, ये हो जाएगा। आप चाहे तो ये जो है आपके लिए
टास्क हो गया कि आप क्या लिखेंगे इसके लिए वो बताया। तो खैर बच्चों, हमने जो RHS अभिगृह था उसको हम लोगों ने देखा कि दो समकोण त्रिभुज किस प्रकार से सर्वांगसम होते हैं। और ये आप भली बात याद रखें कि आप चाहते हैं कि ज्यामिति में हम कुछ सीखें, कुछ समझे, कुछ न्यूमेरिकल हम बना पाए, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो सर्वांग समता की जो अभिगृहित है, सभी अभिगृहित जो हमने बात की यहाँ पर, इसे समझा जाए। ठीक है, हमने सभी पर बात कर ली। तो अब जो है हम लोग थ्योरम को हल करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से कि दो त्रिभुज में अगर संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं जो होंगी वो समानुपाती होंगी और त्रिभुज क्या होगा, आपस में